हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में सामान्य विज्ञान को। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 2 से लिया गया है। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके हूबहू एग्जाम में मैच कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि निम्न को सुमेलित कीजिए। आपके पास सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आपको इसको सही करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो जूल जो होता है ना वो आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, जूल किसका मात्रक होता है, तो वो है आपका कार्य या फिर ऊर्जा का। तो यहाँ पे कार्य दिया हुआ, ऊर्जा नहीं दिया हुआ है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखें एम्पियर, वोल्ट और वाट का, तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, वाट और साथ साथ कैलोरी का भी जो मात्रक होता है वो आपका धारा होता है, एक का सामर्थ्य होता है, एक का विभवांतर होता है और ऊष्मा के मात्रक होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देखिए तो इसका तो जूल हो गया आपका, दूसरा का आपका एम्पियर का धारा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप मिला के देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका टैली करता है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट का आपके पास सी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। सेकंड का आपके पास ए दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी में देखते हैं, तो इसमें आपका कोई भी जो है ये मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर आपको 1 से 2 मात्रक भी याद होंगे ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाइएगा। जरूरी नहीं कि आपको सब का सब आंसर जो है आपका सही होना चाहिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में यही फायदा होता है कि आपको अगर 2 मात्रक भी पता है ना, 2 से 3 मात्रक भी पता है, मैक्सिमम अगर आपको 2 मात्रक पता है तो आप आगे पीछे करके उसको ऐड करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि बताइए क्या कारण हो सकता है। तो जी हाँ, इसलिए इसमें देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी जो है वो चल पड़ने के बाद जो है उसमें घर्षण होता है ना, और घर्षण होने के कारण इसे आपको चलायमान रखना पड़ता है। और यही वजह होता है कि इसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अधिक बल जो है इसमें लगाना पड़ता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। बताइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए अगर इसमें आप देखेंगे ना, तो बेसिकली लोहे का गोला जो है वो पारद पर तैरता है, ठीक है, जबकि पानी में डूब जाता है। देखिए इसके पीछे का कारण यही होता है कि पानी का जो अपेक्षाकृत घनत्व होता है ना वो लोहे से कम होता है, और पारद से अपेक्षाकृत घनत्व जो है वो लोहे के अपेक्षाकृत घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए ऐसा होता है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत हैं। तो DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत क्या है। तो देखिए DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत जो है वो आपका मानव रहित वाहन है। क्या है, मानव रहित वाहन है। देखिए आपका ये जो आपका DRDO है ना, DRDO की एक शाखा है आपका एरोनॉटिकल डिजाइन स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। क्यों होता है बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा जो है वो दी जाती है, इसीलिए भाप से आपका जो है ना, अगर कहीं भी त्वचा में भी लगता है तो पानी की अपेक्षा भाप से ज़्यादा जलता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर देखिए इसमें अगर कुछ चीज़ आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको याद रखना है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ग्राम तापमान के जल के अपेक्षा जो है वो 100 डिग्री के 1 ग्राम के वाष्प में लगभग 540 कैलोरी ऊष्मा जो है वो अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्वनि की चाल देखें ना, तो आप एक चीज़ को याद रखिएगा कि ठोस में ध्वनि की गति जो होती है ना वो सर्वाधिक होती है, वहीं गैस में न्यूनतम होती है, इसे आप याद रखिएगा। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, जिस माध्यम में घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। यहाँ पे सबसे अधिक यहाँ पे किस में होगा, आपका आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना, सबसे पहले आपका नाइट्रोजन होगा, उसके बाद में आपका जल होगा, फिर आपके पास में थर्ड में इस्पात होगा। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहले नाइट्रोजन फिर आपका जल उसके बाद में इस्पात। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन आपके पास है कि आपके पास ठोस जल उपयुक्त नहीं होता है, किस किस में उपयुक्त नहीं होता है, आपको इसमें सही उत्तर जो है वो देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो साबुन से कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए, फसल की सिंचाई करने के लिए और बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए, इसमें से किसी भी चीज़ के लिए आपका कठोर जल का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता। दैट मीन्स इसका उपयुक्त कथन में सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन डी,
1, 2 और 3, 4 ये सारा कथन आपका गलत है। अगर वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ परमाणु शक्ति केंद्र दिया हुआ है और उससे रिलेटेड राज्य दिया हुआ है, आपको कूट को भरना है। तो देखिए इसमें भी आपको दिमाग लगाना है। पहला दिमाग आपको क्या लगाना है कि इसमें आप देखिए आपके पास जो दिया हुआ है उसमें क्या है, पहले आपके पास कलपक्कम है। कलपक्कम का राज्य जो है वो आपका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ऑप्शन में आप टिक करते जाइएगा। ए का 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 1 में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे नरोरा। नरोरा जो है वो आपका किस राज्य में है, तो वो आपका है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अब यहाँ पे मैच कर रहा है तो यहाँ पे भी मैच कर रहा है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए और 2 दोनों से काम नहीं बनने वाला है। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, काकरा पार दिया हुआ है। काकरा पार जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका गुजरात में स्थित है। अब देखिए अब आपका मैच क्या है, तो जी हाँ अब यहाँ पे क्या किस में मैच कर रहा है, ये आपका बी नंबर में मैच कर रहा है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कभी कभी आपका इस तरह से भी क्वेश्चन दिया रहा है कि 1 और 2 में सेम सेम आंसर रहेगा, आपको इसको थर्ड से कंपेरिजन करना होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आपको उसके जगह पे अगर आपको ये याद रहता ना कि ट्राम्बे जो है वो किस राज्य में है, देखिए ट्राम्बे जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। तो अगर आपको ये पता रहता है ना तो आप बस एक ही ऑप्शन से आप इसमें टिक कर सकते हैं। देखिए डी का 4 आपका सिर्फ एक में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो कभी कभी दिमाग आपको ये भी लगाना है कि आपको देखना है कि अगर हमको फर्स्ट का आंसर नहीं पता है तो अगर लास्ट का आंसर पता है उसके अनुसार हम लोग कूट में क्या इसे भर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप देख के आंसर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका सामान्य विज्ञान में ज़्यादातर आता है, हमेशा के एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास विशिष्टता दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपके पास सूक्ष्म द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है, तो वो है आपका न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। सेकेंड में आपके पास है कि आंशिक आवेश। आंशिक आवेश किस में होता है, तो वह है आपका क्वार्क में होता है। ठीक है, अब आप लास्ट देखिए, लास्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, पूर्णांक प्रचक्रण दिया हुआ है। अगर पूर्णांक प्रचक्रण का देखें तो यहाँ पे होता है आपका फोनॉन होता है। अगर यहाँ पे भी आप देखिएगा तो आपके पास सिर्फ ओनली फॉर 1 आंसर जो है आपका करेक्ट होगा, वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे आपका डी का 4 दिया हुआ है। तो इससे भी आप इसको अंदाजा लगा के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए इसमें चयन करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है जर्मन सिल्वर दिया हुआ है। जर्मन सिल्वर किससे मैच करेगा, तो जर्मन सिल्वर जो है वो आपका सबसे पहले मैच करेगा निकेल से। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, निकेल होता है। वहीं आपका सोल्डर जो है वो आपका मैच करेगा टीन से और आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपका मैच करेगा क्लोरीन से। ठीक है, अभी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका आंसर देना है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपका फर्स्ट का ए का आपका सेकंड दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ए का क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बी का क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ए का 2 किस में है, इसमें है, और बी का 1 इसमें है। दैट मीन्स इसमें ओनली फॉर 1 आंसर हो जाएगा जो है आपका आंसर बी। ठीक है, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है किससे मैच कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर 4 से मैच कर रहा है। मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके पास ये युग्म दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो सही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है ना वो आपका कार्बन का एक अरूप होता है, इसे याद रखिएगा, जिसका सबसे साधारण रूप जो है वो आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन युक्त बहुलक दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि यह एक रवेदार बहुरूप होता है ना। तो इसे याद रखिए, क्या होता है, एक रवेदार बहुरूप होता है, जिसके कारण इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका गलत हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको इसमें से पढ़ करके इसका आंसर देना है। आंसर क्या आपको देना है कि उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो अगर आप यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन देखिएगा ना तो आपका प्राकृतिक रबर जो है आपका क्लोरोप्रीन जो है वो नहीं होता है, आपका बाकी सब कुछ है। यहाँ पे आपके प्राकृतिक रबर जो होता है ना वो आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है, क्लोरोप्रीन का नहीं बल्कि आइसोप्रीन का बहुलक होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे चूहे मारने का जहर जो है ना वो आपका जिस रसायन से बनता है उस रसायन का नाम है आपका पोटेशियम साइनाइड। क्या है? पोटेशियम साइनाइड है। इसका एक और नाम होता है जिसे जिंक फास्फाइड भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, या तो पोटेशियम साइनाइड होगा या तो फिर आपके पास जिंक फास्फाइड होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आपका हो सकता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार आपका एक जो है वो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है आपका सब्जी की खेती। सब्जी की खेती जो है वो आपका हार्टिकल्चर नहीं कहलाता है। सब्जी की खेती को ओलेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। दैट मीन्स का सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जी हाँ, हाइड्रोफाइट जो है ना वो आपका एक जड़ रहित पौधा होता है। क्या होता है? जड़ रहित पौधा होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। इसको बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जी हाँ, इसको बनाने वाला एंजाइम जो है वो है आपका इमाइलेज। क्या है? इमाइलेज है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक है वे कौन कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार इसका आपको आंसर देना है। तो पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है और आपका कैल्शियम होता है, साथ ही साथ सल्फर और क्लोरीन भी होता है। इसमें सल्फर और क्लोरीन तो नहीं है, लेकिन सोडियम और कैल्शियम है। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का एक उदाहरण कौन सा है? तो जी हाँ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण जो है आपका पेनिसिलिन होता है। क्या होता है? पेनिसिलिन होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 में आपका अंतःस्राविक ग्रंथियां दिया हुआ है और सूची 2 में आपका स्रावित ग्रंथियां दिया हुआ है। सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास जनन ग्रंथि दिया हुआ है। देखिएगा, जनन ग्रंथि जो है आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। वहीं आपका पीयूष ग्रंथि का जो है वो आपका वृद्धि हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। देखिए, तो दो आंसर को बना करके आप इसका सही बना सकते हैं इसको। तो देखिए आपके पास ए का क्या दिया हुआ है? ए का 2 दिया हुआ है और बी का 3 दिया हुआ है। ए का 2 इसमें है और बी का 3 इसमें है। देखिए इसमें आपका काम नहीं चलेगा ना, आपको नेक्स्ट देखना होगा। तो अग्नाशय यहाँ पे दिया हुआ है, अग्नाशय के क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय का इंसुलिन इसमें भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है। दैट मीन्स का सी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी कभी कभी आंसर आते हैं ना कि आपका मैच करेगा ही नहीं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कम से कम 2 से 3 नाम को याद रखना है। अगर आप इसमें लास्ट नाम को याद रखना है तभी आप कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि लास्ट में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास अधिवृक्क दिया हुआ है जो आपका क्या हो जाएगा? कार्टिसोल हो जाएगा। लेकिन इससे भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डी का 4 जो है आपके पास दोनों में दिया हुआ है ना, और यहाँ पे सी का 1 इसमें दोनों में दिया हुआ है। दैट मीन्स इसमें अगर आपको सबका याद नहीं रहेगा और कम से कम 3 का याद नहीं रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन को ना आपका समझिए कि इसमें आपका लक काम नहीं देता है, इसमें आपको क्वेश्चन को याद करना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कुछ चीज़ दिया हुआ है, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ पंछी और फिर कुछ चीज़ का नाम दिया, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए हुए हैं, आपको बताना है। पंछी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता वो कौन सा होता है? वो आपका होता है तो वैसा पंछी जो अपना घोंसला नहीं बनाता वो होता है कोयल। क्या होता है? कोयल होता है। नेक्स्ट आपके पास है जीव जो कभी पूंछ त्याग देते हैं ना, जीव जो अपनी पूंछ त्याग देते हैं खुद से। देखिए ना कौन काटता है अपना पूंछ? तो जी यहाँ घर में रहने वाली छिपकली ना अपना पूंछ खुद से काट देती है। वही सबसे विशाल जीव कौन सा होता है? तो सबसे विशाल जीव जो है वो आपका हो जाएगा नीली व्हेल ना। सबसे विशाल जीव कौन होता है? नीली व्हेल होता है। और लास्ट का आंसर तो आपको पता ही है। तो देखिए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसमें मैच देखिए तो मैच कर रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे ए का क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ए का 3 आपका किस में? सिर्फ ओनली इन 1 आपका ऑप्शन बी में है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए ये आपका लक हो जाएगा ना। अगर इस तरह से अगर आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ एक का आंसर याद है, तो आपका सब का सब आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। हाँ, डिपेंड ये भी करता है कि आपको फर्स्ट याद है कि लास्ट याद है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर इसमें याद रहेगा ना, कम से कम 2 ऑप्शन भी याद रहेगा ना, तो आप आगे पीछे करके थोड़ा दिमाग लगा के बना ही लीजिएगा कि आपका आंसर सही हो ही जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन भी पता होगा ना, तो आप बहुत आसानी से कूट की सहायता से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन को मैं बार बार बोलती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर यानी कि 1 से 2 ऑप्शन का भी आपको पता होगा, तो आप बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं। देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट में यहाँ देखते हैं, सबसे फर्स्ट में आपके पास क्या दिया, तो जी हाँ आपके पास है क्यूसेक। क्यूसेक का क्या हो जाएगा, तो क्यूसेक का हो जाएगा आपका प्रवाह की दर। क्या होता है ये, प्रवाह की दर होता है। वही बाइट, बाइट किससे रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपका रिएक्टर दिया, रिएक्टर किससे रिलेटेड होता है, आपका भूकंप की तीव्रता से रिलेटेड होता है। वहीं बार जो है वो आपका दाब से रिलेटेड होता है। आ जाइए ऑप्शन पे, आपका ए का 3 जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो डी का 1 जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको 2 का भी आंसर पता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डी का 1 जो है सिर्फ 1 में है, वहीं आपका ए का 3 जो है सिर्फ 1 में है। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कूट की सहायता से 1 से 2 आंसर भी आपको पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। देखिए आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तो लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर जाने के क्रम में व्यक्ति को अपना भार जो है वो बढ़ने का आभास होता है। इसके ठीक विपरीत यानी कि ऑपोजिट हम लोग देखते हैं, तो लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर जब आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे भार में कमी हो रहा है, इस तरह से आपका अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस दशा में आपका त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होता है तब हमको अपने भार में क्या लगता है कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि अधिकतम मालूम पड़ती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि बताइए क्यों चलता प्रतीत होता है। तो जी हाँ, इसे आप ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो बहुत छोटा होता है, साथ ही साथ उसका विवर्तन भी होता है ना, वो भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखों तक नहीं दिखाई दे सकती है। इसीलिए होता क्या है कि प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। तो किस कारण से होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। तरंगदैर्घ्य के साथ साथ क्या छोटा होता है, तो इसका विवर्तन भी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि पानी में जब भी नमक मिलाया जाता है ना, तो जैसे ही उसमें अशुद्धि मिल जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि अपद्रव्यों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक जो है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और जमाव जो है वो घट जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे जमाव की जगह पे अगर आपके पास गलनांक भी दिया रहेगा तो आप उसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विद्युत मोटर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास 4 कथन दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, होता क्या है कि विद्युत मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब क्या है कि इसका कार्य जो होता है वो डायनेमिक के विपरीत होता है। क्या होता है, डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि आपका आर्मेचर जो है आपको कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, जिससे विभिन्न मशीनें जो है वो चलाई जाती है। इसे याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कि यह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। साथ ही साथ क्या करता है कि इसमें आर्मेचर की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक क्षेत्र में घूमती है, जिससे क्या होता है कि विभिन्न मशीनें जो है वो चलती हैं। इसे भी आप इसमें याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि आविष्कारक और आविष्कार दिया हुआ है। आपको कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है। वहीं आपका डब्ल्यू के रोएंटगेन का क्या हो जाएगा, तो जी हाँ इसका आपका हो जाएगा एक्सरे। आपका नेक्स्ट में आपके पास माइकल फैराडे है, तो जी हाँ माइकल फैराडे बिल्कुल आपका डायनेमो हो जाएगा। वहीं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आपका हो जाएगा टेलीफोन। आते हैं कूट में, तो कूट के अनुसार यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो जी हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ डी आप पे आते हैं ना, डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
यहाँ पे आपके पास धातु और उसके गुणधर्म दिए हुए हैं, आपको बताना। देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सोसी हो गया ना, यहाँ पे आपका सीसा होगा, क्या होगा, सीसा होगा ना। तो सीसा जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, जी हाँ। वहीं पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आ जाइए ऑप्शन पे। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन का थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सीसा का क्या है, 3 है, दैट मीन्स ए का 3 हो जाएगा। बी का यहाँ पे 2 होना चाहिए था, बी का क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। वहीं अगर हम लोग सी का देखते हैं तो सी का यहाँ पे 1 होना चाहिए था, सी का क्या होना चाहिए था, 1। और डी का क्या होना चाहिए था, 4। तो आपका पुट के अनुसार या फिर अगर अपोजिट में भी देखते हैं तो आपका ये आंसर जो है इकलौता आंसर है, और आगे से भी एक आपका इकलौता आंसर है जो आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए देख करके। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए आपके पास सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल दिया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तथा बर्फ का गलन जो है वो आपका एक तरह का भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि दूध का स्कंदन जो होता है वो आपका, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, आस्कंदन हो गया, यहाँ पे आ नहीं होगा ना, स्कंदन, यहाँ पे आधा स्कंदन होगा ना, यहाँ पे आ नहीं होगा। तो दूध का स्कंदन जो होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। दैट मीन्स केवल C3 जो है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ग्रेफिन क्या होता है, बताइए ग्रेफिन क्या होता है। तो देखिए अगर हम लोग ग्रेफिन के बारे में जानते हैं तो याद रखिएगा कि ग्रेफिन जो है ना एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है, जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो है वो किया जाता है, या फिर अनुप्रयोग जो है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ना। इसके अलावा आप याद रखिए कि अगर आपके पास दे दें कि ये आपका कार्बन की पतली परत होती है तो याद रखिएगा, तो जी हाँ ये आपका कार्बन की पतली परत होती है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, बताइए हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है। तो जी हाँ वो होता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो आपका हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह उपयोग किया जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग विस्फोटक की तरह बात करते हैं तो आ जाइए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में। ये क्या है आपका, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग जो है वो आपका एक विस्फोटक के तरल पदार्थ के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को आप सफ़ेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो आपका फोटोग्राफी में किया जाता है। वहीं आपका पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वो आपका बारूद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए पोटेशियम सल्फेट में। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग जो है वो आपका उर्वरक में किया जाता है। और आपका मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग जो है वो आपका बेकरी में किया जाता है। टा के ऊपर र हो जाएगा ऐसा ना, टार्ट्रेट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो आपका बेकरी के रूप में किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उस तकनीकी का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का DNA बदला जा सकता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीनोम एडिटिंग, तो जीनोम एडिटिंग जो है वह तकनीकी है जिसमें किसी जीव के DNA को बदला जा सकता है और यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव से अलग होता है। याद रखिएगा क्या होता है, यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव से अलग होता है ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से इस प्रकार भिन्न होता है क्योंकि पादप कोशिका का बाह्य आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है। जबकि होता क्या है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है, इसकी अभाव होती है, जिसके कारण आपका जंतु पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से अलग होता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कि आपका एक बहुत मेजर इसमें डिफरेंस होता है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे कुछ दिए हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित है। माफ कीजिएगा, आपका एक लाइन से ऐसे मैं अलग अलग नहीं दी हूँ, लेकिन आप इसमें समझिएगा। सुमेलित जो नहीं है आपका, देखिए अगर हम लोग बायो 902 का बात करते हैं तो ये आपका सरसों का काइक्लोन होता है। क्रायोसोप जो है वो आपका माहौल नियंत्रण होता है। वही नील हरित शैवाल जो है वो आपका जैव उर्वरक होता है। जबकि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो एजोटोबैक्टर जो होता है वो आपका जीव का कीटनाशी नहीं होता है ना। तो इसमें आप याद रखिएगा कि एजोटोबैक्टर जो है वो आपका एक प्रकार का जीवाणु है जिसकी महत्वपूर्ण कार्य जो है वह आपका नाइट्रोजन उपलब्धता में होता है। वहीं यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है जिसे पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास में उपयोग करते हैं ना, याद रखिएगा। इसीलिए आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। बताइए, तो सभी को पता होगा ओ जो है वो आपका रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता है तथा इसका रुधिर जो है वह सभी वर्गों की व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सभी व्यक्तियों से जो है वो ले नहीं सकता है ब्लड ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आयोडीन युक्त नमक प्रयोगी होता है क्योंकि यह, बताइए किस कारण से आयोडीन नमक प्रयोगी होता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। किस में होता है, तो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि शरीर में इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि जो है वो होती है। और इसे अगर आप खाइएगा तो इसमें आपका थायराइड ग्रंथि जो है वो उसमें वृद्धि नहीं होगी बल्कि वो आपको होगा ही नहीं ना, इसलिए आपका सी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है दारछा शर्करा। दारछा शर्करा जो है वो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। वही नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है फल शर्करा। फल शर्करा का आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। और वहीं आपका दुग्ध शर्करा का आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे द्राक्षा शर्करा का ग्लूकोज होगा ना, यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे दिया हुआ है ना। वहीं फल शर्करा का तो ये तो आपका सही है, जी हाँ ये सही है फ्रक्टोज। वहीं दूध शर्करा का क्या हो जाएगा, तो ये आपका लैक्टोज हो जाएगा ना, दूध शर्करा का यहाँ पे लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। वहीं चीनी का क्या हो जाएगा, तो चीनी का आपका हो जाएगा सुक्रोज। और नेक्स्ट आपका बच गया स्टेविया। स्टेविया का आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक स्वीटनर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन में देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ आ जाइए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इकलौता करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पे ए का 4 जो है सिर्फ एक ही में दिया हुआ है। ए का 4 एक के अलावा, सी के अलावा और किसी में भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का आपका बाय लक क्वेश्चन आ जाए कि आपको किसी एक का आंसर पता है और वही आंसर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तब तो समझिए कि मतलब कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांस होता है कि अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन पता होगा ना तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। आपका 100 में 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो ही जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास सूची 1 में उत्पाद दिया हुआ है और सूची 2 में उसका स्रोत दिया हुआ है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं तो आपका अफीम दिया हुआ है। अफीम जो है वो आपका क्या होता है, तो जी हाँ अफीम आपका एक फल होता है ना। वहीं हींग, हींग क्या होता है, तो हींग आपका जो है वो आपका जड़ होता है। नेक्स्ट आपका रबर, रबर कैसे बनता है, तो रबर जो है वो आपका तना से बनता है। वहीं नेक्स्ट आपके पास कुनैन दिया हुआ है। कुनैन क्या होता है, तो आपका छाल होता है ना। दैट मीन्स ऑप्शन में आ जाइए, तो जी हाँ ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे कोई दिमाग नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे पीछे आगे से भी देखिएगा तो यहाँ पे ए का 3 जो है 2 में दिया हुआ है और डी का 1 भी जो है 2 में दिया हुआ है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में आपके पास रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है, वहीं सूची 2 में आपके पास निदान सूचक उपयोग दिया हुआ है। अगर हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूमर की पहचान के लिए हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो आपका कैंसर के लिए हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कैंसर सिर्फ हो गया ना, यहाँ पे कैंसर होगा, ठीक है, कैंसर के लिए हो जाएगा। वहीं हम लोग देखते हैं आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 जो है आपका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ सोडियम 24 जो है वो आपका
किसमें हो जाएगा, तो रक्त व्यतिक्रम के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन में आते हैं, तो जी हाँ ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में आ जाइए, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसको बनाने का बहुत शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि अगर आपको इसमें से किसी 2 या 3 का भी नाम, या फिर अगर 2 का या फिर 20 का किसी एक का भी नाम अगर आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है ए मीटर। बताइए ए मीटर का क्या होता है, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं ना। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ए मीटर का, तो ए मीटर आपका धारा के साथ होता है। वहीं आपका हाइग्रोमीटर से क्या होता है, तो हाइग्रोमीटर आपका सापेक्ष आर्द्रता का होता है। वहीं आपके पास स्प्रिंग तुला जो है, स्प्रिंग तुला किसका होता है, भार का होता है। साथ ही साथ बैरोमीटर जो है आपका दाब का होता है। आ जाइए कूट पे, कूट के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि तो बी का 4 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है। अगर आपको बी का 4 भी अगर आपको याद रहेगा, तो इस हिसाब से भी आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता है, बताइए। तो अगर हम लोग बात करते हैं केशिका की, तो केशिका क्रिया में क्या होता है कि द्रव्य बिना किसी बाह्य बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली से चढ़ता है, जबकि स्ट्रो द्वारा मृदा पेय का उपभोग करने के क्रम में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल लगाता है। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली जो होता है वो कुछ कुछ परिघटनाएं होती हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं आपका नंबर 1 हो गया, नंबर 3 हो गया और नंबर 4 हो गया, सारा सही होगा। क्योंकि देखिए जब ये आपका परिघटना नहीं होगा तो केरोसिन दीप का उपयोग जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ स्याही खोज पत्र काम करने में विफल हो जाते और इससे बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं रुक पाते। ठीक है, तो ये सारे क्रियाएं जो है वो आपका केशिकत्व की परिघटना नहीं होने पे हो सकता था ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो बताइए क्या होता है। तो जी हाँ, आपके पास सबसे पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग जब जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके कारण यह अभिलंब से दूर भाग जाती है, ये इसका होता है। जबकि जब कोई प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी चाल जो है वो घट जाती है, वहीं अभिलंब की ओर जो है ये झुक जाती है। तो आपका यहाँ पे सघन से विरल में दिया हुआ है, तो सघन से विरल में होगा तो क्या होगा, चाल बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास विरल से सघन में दिया रहता तो क्या होता, तो जी हाँ, अगर विरल से सघन में दिया रहता तो क्या होता है कि ये आपका घट जाता और अभिलंब की ओर झुक जाता ना, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा है जो आपका सही नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की, तो देखिए उनमें क्या होता है कि निकट की वस्तुओं पर दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है और इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो क्या दिया हुआ है कि निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, इसलिए आपका ये जो है आपका कथन सही नहीं होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एक्सोबायोलॉजी की तो आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका एक्सोबायोलॉजी जो है ना वो आपका जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी के बाह्य जीवन की खोज और जीवित जीवों पर अलौकिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन जो है वो करते हैं। इसीलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष के जीवन का ना इसमें अध्ययन किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन कौन से अर्धचालक हैं। आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको बताना है कि इसमें कौन सा अर्धचालक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अर्धचालक की, तो अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में पहले आपका जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक था।
किंतु उसका उष्ण अति संवेदनशीलता के कारण सिलिकॉन का अब सबसे अधिक उपयोग जो है वो किया जाता है। इसलिए आपका ये दोनों हो जाएगा। पहला में क्या हो जाएगा, तो जी हाँ पहला में आपका जर्मेनियम हो जाएगा और दूसरा में आपका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ दूसरा में आपका सिलिकॉन हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 1 और 4 जो है इसका सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी कौन सा है, तो जी हाँ हाईटेक सिटी आपका हो जाएगा हैदराबाद। साथ ही साथ साइंस सिटी किसको बोला जाता है, तो साइंस सिटी जो है वो आपका कोलकाता को बोला जाता है। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र किसको बोला जाता है, तो वो है आपका थुम्बा। थुम्बा को बेसिकली क्या बोला जाता है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम भी होता है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था। ये आपका कहाँ है, तो जी हाँ ये आपका लखनऊ में है ना। आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार क्या हो जाएगा, तो जी हाँ आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पीछे से अगर देखिएगा तो डी का 1 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है। इस हिसाब से भी अगर आपको 1 का भी आंसर पता हो तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बताइए किस लिए किया जाता है, तो जी हाँ अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनीकी की, तो आप इसमें याद रखिए कि आपका क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना वो आपका रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीकी होती है। इसलिए आपका एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे से होता है ना, यहाँ पे सिर्फ स दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है अगर बात करते हैं तो देखिए जिंक का क्या होता है, तो जिंक का आपका कैलोमाइन होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉपर का, तो कॉपर का आपका क्या होता है, तो कॉपर का आपका सिनेबार नहीं बल्कि कॉपर का आपका क्या होता है, तो वो आपका क्यूप्राइट होता है ना। इसलिए आपका ये सही हो जाएगा कि आपका सुमेलित नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आयरन का, तो आयरन का हेमेटाइट होता है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है। तो आ जाइए अब इसका सिलेमार पे। अगर हम लोग बात करते हैं सिनेबार का, तो आपका पारा का जो है वो आपका सिनेबार होता है ना। किसका सिनेबार होता है, तो वो आपका पारा का सिनेबार होता है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार में क्या करना है कि कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। बताइए तो अगर हम लोग बात करते हैं हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की, तो हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है वो कांच को काटने या उस पर उत्कीर्ण करने या फिर खरोचने के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका हीरा हो जाएगा ना। यानी आपका 1 और 2 जो है यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य अवयव। बताइए इसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो जी हाँ अगर हम लोग बात करते हैं LPG का, तो याद रखिएगा कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव जो है वो आपका प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन होता है ना। यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि ये आपका हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है। साथ ही साथ इसे ईंधन के रूप में प्रयोग जो है वो किया जाता है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जी हाँ वाशिंग सोडा का आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। वहीं आपके पास कास्टिक सोडा का क्या होता है, तो जी हाँ कास्टिक सोडा का आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और आपका नीला थोथा का क्या होता है, तो जी हाँ कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। लास्ट आपका बच गया हाइपो। हाइपो का क्या हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट ना। दैट मीन्स कूट के अनुसार आ जाइए, तो जी हाँ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। बताइए कीट है नहीं, कीट नहीं है आपको बताना है ना। तो देखिए अगर हम लोग कीट की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका मकड़ी जो है वो आपका कीट नहीं है। बाकी सब कीट है लेकिन ये मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। मकड़ी वर्ग जो है वो आपका एलेक्नेडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु होता है ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बताइए किनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका और आपका राइबोसोम की प्रमुख भूमिका होती है ना। दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक
क्या होता है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं शल्य क्रिया की, तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक जो है वो आपका कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है ना। दैट मीन्स इसका डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्थोप्लास्टी का ना, तो ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका जोड़ के निर्माण से है, जिसका उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना और चलने की क्षमता को ठीक करना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी हाँ, अगर 10 दिन से ज़्यादा उपवास की जाए तो ऐसी स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 जो है वो आपका थायमिन होता है। वहीं आपका विटामिन B2 जो है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है। वहीं विटामिन B6 का क्या होता है, तो ये आपका होता है पाइरिडॉक्सिन होता है। और आपका विटामिन B12 जो है वो आपका साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। दैट मीन्स ऑप्शन में आ जाए तो जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, डी आपका जो है कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं WBC की, तो WBC में याद रखिएगा कि WBC जो होता है वो आपका रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया का भक्षण यानी उसको ख़त्म करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पोलियो के टीके की खोज किसने की, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पोलियो की टीके की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो आपका सबसे पहले 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम जोनास साल के द्वारा जो है वो की गई थी। वहीं पोलियो जो है वो आपका एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। याद रखिए, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है? तो ये आपका एक विषाणु रोग होता है। कब इसकी खोज की गई थी? तो 1952 में की गई थी। किसने की थी? तो वो थे आपके जॉन साल्फा के द्वारा की गई थी। इतना टॉपिक आप इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूची 1 में आपका दिया हुआ है हार्मोनो और सूची 2 में आपका दिया हुआ है मंदो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है एड्रेलिन। एड्रेलिन का क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्रोध, भय और खतरा का। वहीं एस्ट्रोजन का क्या हो जाएगा? तो एस्ट्रोजन का आपका हो जाएगा स्त्रियां। और वहीं इंसुलिन का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इंसुलिन का आपका हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है फेरोमोन। फेरोमोन का आपका हो जाएगा गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। दैट मीन्स आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं पायरोमीटर की, तो देखिए पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों को जो है वो मापी जाती है ना। तो उसे याद रखिएगा, उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। वहीं इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं जैसे आपका सूर्य का ताप हो गया, इन सभी चीज़ों को भी आप माप सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पृथ्वी का पलायन वेग है। बताइए, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, कितना होता है। तो जी हाँ, पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो आपका 11 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो होता है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका पलायन वेग का, तो याद रखिएगा कि पलायन वेग जो है वो आपका वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आता, तो इसी को बेसिकली पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो कहा जाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो जी हाँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होता है वे हैं। कौन से चर जो है इससे प्रभावित होते हैं? तो जी देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका प्रकाश तरंग का, तो याद रखिए कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति जो है वो वही रहती है।
परंतु उसका तरंग और वेग जो है वो बदल जाता है। किसमें प्रभावित होता है? तो वो है आपका तरंग और वेग। हमेशा तरंग और वेग जो है वो बदल जाता है, जबकि आवृत्ति उसका वही रहता है। किसकी आवृत्ति? प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिएगा कि इसके लिए आपका व्यक्ति की ऊंचाई जो है ना वो आपका आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति में क्या अंतर होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि एक बहती विद्युत धारा या एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति जो है वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोहरे में निम्न में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि आपका कोहरे में जो है वो आपका गैस में द्रव कोलाइडी जो है वो आपका अभितंत्र अभिव्यक्त होता है ना। चलिए इसके बारे में अगर डिटेल से समझते हैं तो याद रखिएगा कि कोहरे में जल वाष्प का संघनन जो है वो आपका छोटे जल बिंदु के रूप में होता है। वहीं ये संघनित जल की बूंदें जो है वो आपकी हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती है और इसके साथ स्थानांतरित होती रहती है, इसलिए ये आपका गैस से द्रव में जो है वो आपका अभिव्यक्त होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? बताइए, इस लवण का क्या होता है जिसके कारण ऐसा होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग जो है वो आपका जलीय घोल अम्लीय होता है। कारण क्या होता है कि कॉपर सल्फेट जल में अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है ना, तो अपघटन के कारण जो है ऐसा होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं बायोगैस में, तो बायोगैस में आपका मुख्यतः जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है, इसे याद रखिएगा। वहीं एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि गोबर गैस, जिसे बायोगैस भी कहते हैं, इसमें बेसिकली 75% जो है वो आपका मीथेन पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। कितना प्रतिशत मीथेन पाया जाता है? 75%। किसमें? गोबर गैस या फिर बायोगैस में। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में कौन सुमेलित क्रम में व्यवस्थित है? तो देखिए, आपको यहाँ पे देखना है, इसको व्यवस्थित करके आपको कूट का सही आंसर जो है वो देना है। चलिए अगर फर्स्ट में वो देखते हैं तो आपके पास रेडियम दिया हुआ है। रेडियम का क्या हो जाएगा? तो जी हम लोग पहले ही पढ़े हैं, रेडियम का हो जाएगा आपका मैरी क्यूरी। वहीं पेंसिलिन का हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपका एक्सरे का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, एक्सरे का आपका हो जाएगा डब्ल्यू के रोएंटजन। और आपका नेक्स्ट बच गया चेजक का क्या हो जाएगा? तो वो है आपका एडवर्ड जेरी, से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी सेट में आप स्टडी किए होंगे, आपको याद होगा। तो जी हाँ, कूट के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। बताइए कौन सी है? तो जी हाँ, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो आपका एल्यूमिनियम है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालन कौन करता है? तो वह है आपका चांदी, जो कि आपका क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है ना। वहीं ऊष्मा का न्यूनतम चालन किसमें होता है? तो न्यूनतम चालक जो है वो आपका है सीसा। और आपका सबसे अधिक चीनी तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु आपका स्वर्ण होता है ना। दैट मीन्स आ जाइए कूट पे। तो जी हाँ, कूट के अनुसार देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा ना। पीछे से अगर देखिएगा तो डी का 2 जो है वो आपका सिर्फ 1 में दिया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एक आंसर जो है वो सही होगा ना, ऑप्शन बी। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ विशेषता उसकी तिथि दी हुई है। पहले में आपके पास दिया हुआ है टेक्नोलॉजी दिवस। टेक्नोलॉजी दिवस जो है आप कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो यह है आपका
11 मई। वहीं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोटोग्राफी दिवस। तो फोटोग्राफी दिवस जो है वो आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। वही नेशनल स्पोर्ट्स दिवस जो है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आपका नागासाकी दिवस जो है वो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि अगस्त में मनाया जाने वाले इसमें 3 आपके दिवस है ना। कूट में आते हैं तो कूट के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी का 1 सिर्फ एक में, दो में, दोनों में दिया हुआ है ना, तो यहाँ से ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आप कूट में मिला के देख लीजिए, ए इसका करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, बताइए क्यों खट्टा होता है। तो जी हाँ, इसमें आपको पता है कि दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध जो है वो आपका खट्टा हो जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑक्टोपस है एक, बताइए ऑक्टोपस क्या है एक। तो जी ऑक्टोपस की बात करते हैं तो ऑक्टोपस जो है ना ये आपका एक मृदुकवची जंतु है। क्या है, मृदुकवची जंतु है, जिसे आपका मोलस्क भी कहते हैं। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो है आपका डेविल फिश, इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। तो इसे 2-3 नामों को इसमें आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास कभी एग्जाम में दे तो अलग अलग नाम करके दे, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां जो है वो होती हैं। तो जी हाँ, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 अस्थियां जो हैं वो होती हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास विटामिन दिया हुआ है, विटामिन का आपका क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, आपका हो जाएगा कैरोटीन, क्या हो जाएगा, कैरोटीन। वहीं एंजाइम का क्या होता है, तो एंजाइम का आपका हो जाएगा पेप्सिन। और आपका नेक्स्ट हार्मोन का दिया हुआ है, हार्मोन का आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। वहीं प्रोटीन का क्या हो जाएगा, तो लास्ट बच गया आपका प्रोटीन का आपका हो जाएगा कैरेटीन। ऑप्शन में आते हैं तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में आते हैं, तो डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए विटामिन के में क्या है, तो विटामिन के में आपका हो जाएगा अल्फा ना। वहीं आपका विटामिन डी में क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी में आपका हो जाएगा कॉड यकृत तेल। और आपका विटामिन ई में हो जाएगा गेहूं भ्रूण तेल, क्या हो जाएगा, गेहूं भ्रूण तेल, यानी कि ये सेम हो जाएगा। वहीं विटामिन सी में आपका हो जाएगा नींबू। आते हैं ऑप्शन में, तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, नीचे आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में, तो डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, करेक्ट हो जाएगा डी आंसर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, बताइए किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो याद रखिएगा ये आपका लिम्फोसाइट के द्वारा है जो निर्मित होता है। तो इसमें रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या बोल सकते हो प्रतिरक्षी प्रोटीन जो है वो होती है। वहीं इसका क्या कारण होता है कि ये जो होता है वो आपका विष पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है, इसे याद रखिएगा। ये क्या करता है, तो ये आपका विष पदार्थों को निष्क्रिय कर देती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, बताइए कौन सा हार्मोन कहलाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि एक हार्मोन है आपका एंड्रोसिन। तो एंड्रोसिन नामक हार्मोन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव जो है वो होता है, जिसे उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि ये संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इसी कारण इसे लड़ो और उड़ो या फिर उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, बताइए कैसे उत्पन्न होता है और कैसे दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि डेंगू जो है वो आपका एक प्रकार का विषाणु के संक्रमण से होता है। याद रखिए किससे होता है, विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण से होता है। वहीं जिसे एडिज इजिप्टी आदि नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। याद रखिएगा कौन फैलाता है, आपका एडिज इजिप्टी नामक मादा मच्छर जो है इसे फैलाते हैं। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हड्डी तोड़ ज्वार बोला जाता है। याद रखिए कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि हड्डी तोड़ ज्वार रोग जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से समेट के तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची में रोग और उसका कारण दिया हुआ है। अगर खैरा रोग की बात करते हैं तो खैरा रोग का कारण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जस्ते की म्लायनता हो जाएगा। वहीं अनीमिया जो है, अनीमिया क्या हो जाएगा, तो अनीमिया जो है वो आपका लौह की म्लायनता हो जाएगा। और आपका ग्वाइटर जिसे गलघोटा कहा जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आयोडीन की म्लायनता हो जाएगा। और आपका लास्ट बच गया स्क्रायो, स्क्रायो जो है वो आपका विटामिन सी की म्लायनता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं यानी कि कूट के अनुसार आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है और हमेशा ही आता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही नहीं है। तो जो आपका सही नहीं है वो है आपका, नीचे आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में ए मीटर। ए मीटर का प्रयोग जो है वो विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे विद्युत शक्ति लिखा हुआ है इसलिए कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो आपका कार्य करता है पास्कल के नियम पे। किसके नियम पे आधारित होता है, तो वो आपका पास्कल के नियम पे आधारित होता है। वहीं आपका हाइड्रोलिक ब्रेक के अलावा आपका हो गया हाइड्रोलिक प्रेस हो गया और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, ये तीनों जो है आपका ये पास्कल के नियम पर ही कार्य करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है वो आपका 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए फोकस दूरी के लिए हमेशा जो फोकस दूरी होगा ना, अगर आपके पास यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया हुआ डेट मीन इसका फोकस दूरी कितना होगा, तो जी हाँ इसका फोकस दूरी जो है आपका 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं P = 1/f। यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका 100/p यानी कि पावर आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 50 आएगा इसका फोकस यानी कि f आएगा ना, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए यहाँ पहले आप दीजिए आपको करना क्या है, इसमें सही कथन का चुनाव करना है ना। देखिए सही कथन के लिए हम लोग सबसे पहला हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। हाँ जी बिल्कुल है। वहीं प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल होता है। वहीं प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। दैट मीन्स आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तीनों जो है आपका सही है। सही जो नहीं हुआ आपका क्या है कि भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण से रिलायंस उद्योग समूह सनद है, तो ये आपका कथन जो है आपका सही नहीं है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1, 2, 3 तीनों कथन जो है आपके सही दिए हुए हैं। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वायुमंडलीय हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों नहीं करते बताइए, क्या कारण होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल जो होता है वो हमारे ऊपर हर दिशा में दबाव डालता है और इस दबाव का अनुभव जो है वो हमें नहीं होता है। इसका कारण बेसिकली यही होता है कि हमारे रक्तचाप द्वारा बाह्य दबाव को संतुलित कर देना होता है ना, कर देता है, जिसके कारण ऐसा होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर और आपका परमाणु बम जो है वो सामान्य सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि आपका नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले नाभिकीय विखंडन मंदन द्वारा नियंत्रित होता है और आपका नाभिकीय बम में जो है ना यह आपका अभिक्रिया अनियंत्रित होता है। यही दोनों में अंतर होता है। मीन्स आ जाइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि नेपथलीन हो गया, नेपथलीन में जो गुण होता है ना वो आपका होता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का गुण होता है ना, सब्लिमेशन का गुण जो है ये प्रदर्शित करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम की तो आपका एल्युमिनियम जो है ना
वो आपका प्राप्त होता है बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। वहीं चांदी जो है वो आपका अर्जेंटाइन से प्राप्त होता है, और आपका कार्बन जो है वो आपका ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। साथ ही साथ यूरेनियम जो है वो आपका पिच ब्लॉक से प्राप्त होता है। इसे भी आप याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए कार्बन की मात्रा का बात किया जाए तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वो है आपका ढालवा लौह में। ठीक है, ढालवा लौह जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ढालवा लौह में कार्बन की अधिकतम मात्रा जो है वो पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो इसमें लगभग 3.5 से लेकर 4.5% तक होती है। ये भी इसमें याद रखिएगा। और यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास ऊर्जा का रूपांतरण और सूची 2 में आपके पास नियुक्त यानी प्रक्रमण दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऊष्मा से विद्युत, उद्गार से विद्युत की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट सेल। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सेल हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं विद्युत से ध्वनि, तो विद्युत से ध्वनि जो है वो आपका हो जाएगा लाउड स्पीकर। और आपका द्रव्यमान से ऊष्मा, तो इसका हो जाएगा आपका नाभिकीय रिएक्टर। और आ जाइए यहाँ पे रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ईंधन दहन ना। यहाँ पे 5 जो है वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा, हालांकि इसमें 5 आपके क्वेश्चन में दिया होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दे दी थी ना। चलिए आते हैं कूट पे। तो कूट के अनुसार देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी है कि इसमें 5 नंबर जो है वो कहीं पे नहीं दिया हुआ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम वही क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो नीला थूथा, नीला थूथा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन सल्फेट। क्या हो जाएगा? कार्बन सल्फेट हो जाएगा। वही यहाँ पे एप्सम सॉफ्ट, एप्सम सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, एप्सम सॉफ्ट का आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। वहीं बेकिंग सोडा का आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और आपका नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, इसका भी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आ जाइए कूट पे। कूट के अनुसार देखते हैं इसका सही आंसर। तो जी हाँ, कूट के अनुसार सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों में आपके पास 3-4 क्वेश्चन है जो आपका इस तरह से दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% मैच करता है ना, इसलिए भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पे ईंधन गैस दिया हुआ, यहाँ पे प्रमुख घटना दिया हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं CNG का, तो CNG में आपका होता है क्या? मीथेन इथेन होता है। वहीं LPG जो है, LPG में क्या होता है? वो आपका है ब्यूटेन प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन होता है। वहीं आपका कोल गैस में क्या होता है? तो जी हाँ, कोल गैस में आपका हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वहीं वाटर यानी कि जल गैस में क्या होता है? तो वह है आपका कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होता है ना। चलिए आ जाइए कूट पे। तो कूट के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। बताइए, जब वो काटते हैं तो अंतःक्षेपित किसमें करती है? तो जी हाँ, आप याद रखिएगा कि चींटियों के काटने पर शरीर में जो है आपका फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण जो है वो होता है। वहीं जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर में दर्द होता है और चुनचुनाने भी लगता है शरीर ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत दिया था। बताइए किसने दिया था? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वंशानुगत का, तो देखिए यहाँ पे आपके 2 व्यक्ति थे जिनका पहला का नाम था आपका थियोडोर बोबेरी तथा वाल्टर सूटन। के पास सूटन दिया हुआ है और बोबेरी दिया हुआ है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इन्होंने ही गुणसूत्र का वंशानुगत सिद्धांत जो है वो दिया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि बताइए क्यों नहीं होता? तो बेसिक सा चीज़ है कि आपका हमारा नाखून जो होता है ना वो मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होता है, जिससे इसे काटे जाने पर दर्द का आभास जो है वो नहीं होता है। इसलिए आपका फर्स्ट में ये दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एंजाइम मूलतः क्या है, बताइए एंजाइम क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंजाइम का, तो एंजाइम याद रखिए कि एंजाइम जो है आपका मूलतः प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। यहाँ पे ऑप्शन में भी आपके पास दिया हुआ है प्रोटीन। वहीं जिसका निर्माण जो है वो प्रायः आपका नाइट्रोजनी पदार्थ हो या फिर अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा जो है वो होता है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास अणु दिया हुआ है और सूची 2 में आपके पास उपस्थित तत्व दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है विटामिन 12। विटामिन 12 जो है वो आपका होता है कोबाल्ट हो जाएगा। वहीं आपके पास हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा? तो हेमोग्लोबिन आपका लोहा हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, क्लोरोफिल जो है वो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। और लास्ट आपका बच गया पीतल, पीतल क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा ना। आ जाइए कूट पे, तो जी हाँ, कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा कि हार्मोन जो है उसका आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। वहीं एंजाइम का क्या होता है? तो जी हाँ, एंजाइम का आपका होता है लाइपेस। क्या होता है? लाइप्रेस भी बोलते हैं या फिर लाइपेस भी बोलते हैं ना। वहीं फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का क्या होता है? तो जी हाँ, फास्फोलिपिड का आपका होता है लेसिथिन होता है और बहुलक का आपका होता है पॉलीथीन। तो जी हाँ, इस तरह से आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन में कूट में आ जाए। तो जी हाँ, कूट के अनुसार सही आंसर क्या आ जाए? तो वह आपका 1 नंबर का आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य नहीं है। तो जो मानव गुर्दे का सामान्य नहीं है वह है आपका रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिए कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है वो आपका मानव गुर्दे का कार्य नहीं है, जबकि अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए आपका ये आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा ना। बाकी का सारा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है, बताइए कब किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं एलिसा प्रशिक्षण की, तो एलिसा प्रशिक्षण जो है वो आपका एड्स पहचानने के साथ साथ विकिरणीय प्रतिरक्षी जाँच के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए कि एड्स पहचानने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य विज्ञान के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें आपका सिर्फ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि बायोलॉजी तीनों पार्ट से क्वेश्चन जो है वो कवर अप किए गए हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इन सभी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।